व्यापारिक पवनें अत्यधिक बल के साथ और एक समान दिशा में चलती हैं। अत्यधिक बल के साथ ट्रेड विंड्स ब्लो विद ए ग्रेट फोर्स, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में और इंटेंसिटी से चलती हैं, ये मतलब है, और किसी एक ही दिशा में चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आप बताओ सही या गलत। ये तब बनती है जब ध्रुव से ठंडी पवन भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्योग्राफी में या यूपीएससी में जिनकी भावनाएं जो होती हैं, है ना, भावना सबसे मेन तो वही चीज है। तो भावनाएं जिनकी क्या करती हैं उस ओर होती हैं, लेकिन 100% फैक्चुअल तरीके से या मैथ 2 × 2 वाली घटना नहीं होती है। तो इसको देखना है आपको। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। और तीसरा है यह उष्ण कटिबंधीय के अंदर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती। बहुत ही शानदार सवाल है। दे ब्रिंग वेरी रेनफॉल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रॉपिक्स। गर्म जगहों पे वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में बारिश करती हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। कौन कौन से सवाल इसमें सही हैं। अब समझो, जिसने भी पहले से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है उसको एक क्वेश्चन सही से आना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी अगर आप लोगों ने पढ़ी है पहले से तो आनी चाहिए। और जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो घबराने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन जिनने पहले पढ़ा हुआ है, अगर उनको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। वो अपने आप को सुधार लें, थोड़ा सा टाइम है अभी भी, है ना। देखो मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ पढ़ाई के लेवल पे, समझ गए ना। मुझे आप रोड पे मिल जाओगे, चाय की दुकान पे, गोलगप्पे की दुकान पे, तो मेरी बातें वहां अलग होंगी, क्योंकि मैं हमेशा ही एज ए टीचर और हमेशा ही ट्रेड विंड कैसी होती का वो क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तो नहीं चल सकता ना। लेकिन क्लास में चापलूसी मेरे अंदर है ही नहीं, समझ गए ना। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाहर चापलूसी करता हूं, इसका ये भी मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम क्लास में जो राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। मतलब मेरा कहना क्या है, नया स्टूडेंट है, ज्योग्राफी एक आध बार पढ़ी है, कम कम पढ़ी है, उसको ये सवाल नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी से आप जुड़े हुए पहले से पढ़ रहे हो और ये सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो इट मीन्स समथिंग, मामला थोड़ा दाल ही काली नहीं है, पूरी दाल ही काली हो रही है। क्या कर नहीं, कुछ कहते हैं दाल काली, समझ गए जो है कथन। देखो क्या है ट्रेड विंड्स। पहली बात तो क्या है ट्रेड विंड, ये है जैसे मैंने कई बार आपसे बोला है पिछले 2-3 क्लास में, 30-35 नॉर्थ और 30-35 साउथ के बीच में अगर ऐसे साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मैंने कहा था जो हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसका नाम वही होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो हवा जिस डायरेक्शन से आएगी उसका नाम वही होगा। जैसे कोई हवा वेस्ट से आ रही तो उसको वेस्टर्ली कहते हैं, ईस्ट से आ रही तो ईस्टर्ली कहते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी हवा बिल्कुल 90 डिग्री पर आप ईस्ट वेस्ट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ये हवा इस साइड को ईस्ट होगा ना तो इसको भी ईस्टर्ली कह देते हैं इसमें, और इधर साइड क्या होता है वेस्ट, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और यहां पर चलती है वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली मतलब पछुआ पवने 30-35 नॉर्थ और 60-65 के बीच में ऐसे। और ये पोलर विंड चलती है, ईस्टर्ली कहते हैं इसको, है ना। और ये कौन सी पवने, ध्रुवीय पवने, ये ऐसे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट हैंड की ओर डिफ्लेक्शन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन होता है, मैंने कल पढ़ाया था आपको। अब वो पूछ रहा है कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, जरा देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि व्यापारिक पवनें अत्यधिक बल के साथ और एक समान दिशा में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत कहां से हो जाएगा। परमानेंट विंड्स होती हैं, परमानेंट, प्लेनेटरी और प्रिवेलिंग, मतलब स्थायी। और दूसरा क्या बताया मैंने, प्रचलित और ग्रही पवनें कहा जाता है, यानी ऐसी हवाएं जिनकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स, स्थायी पवनें। उसमें 3 पवनें आती हैं। पहला है ट्रेड विंड्स, जो हम ये लिख रहे हैं ट्रेड विंड्स, ये भी ट्रेड विंड्स है। दूसरा है वेस्टर्ली यानी पछुआ पवने वेस्टर्ली विंड्स। और तीसरा जो पोल से आती पोलर विंड्स कहते हैं इसको। तो क्या क्या बताया मैंने, व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स, दूसरा है पछुआ पवने ये वाली, तीसरा है पोलर यानी ध्रुवी पवने। ये तीनों की डायरेक्शन में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको परमानेंट विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। क्लियर हो गया।
एक समान दिशा में चलती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल यह है, जब ये तब बनती हैं जब ध्रुव से ठंडी पवन भूमध्य रेखा की ओर जाती है। ये तब बनती हैं जब ध्रुव से ठंडी पवन भूमध्य रेखा की ओर जाती है। ये स्टेटमेंट, अब ठंडी पवन मतलब ये थोड़ा सा जो है ना, ये these are formed when the cool air from the pole sinks and moves towards the equator। ये पुराने जमाने का स्टेटमेंट है, बाद में तो ठंडी कैसे हो जाएगी, वो गर्म है, ट्रॉपिकल जोन में है तो ठंडी तो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट अगर गौर से देखोगे तो ध्रुव से नहीं आती, वो सब ट्रॉपिकल जोन से आती है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से आती है। यहां से ये जो कल हाई प्रेशर बताया था मैंने आपको, है ना, तो गर्म ही होती, ठंडे का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। तो यहां पर अगर देखा जाए आपका, तो दूसरा स्टेटमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर यहां पर ठंडा नहीं लिखा होता तो आप हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव की साइड से विषुवत रेखा की ओर आती है। ये वर्ड अगर हटा दिया जाए, अब ये स्टेटमेंट क्यों गड़बड़ है मैं बताऊं आपको। ये उष्णकटिबंधीय, पहले तीसरे को पढ़ लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय के अंदर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा करती है। अब आप खुद बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है। थर्ड वाला रॉन्ग होगा, क्यों होगा, उसका रीजन ये है, जब यह हवा ऐसे चलती, देखो ईस्ट टू वेस्ट चली, जैसे भारत ही है या अफ्रीका है, कहीं भी ले लो आप, ग्लोब में हम दिखा देते हैं आपको, है ना, ये विषुवत रेखा इक्वेटर है। तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसे चलती है और ऐसे चलती है। तो जब हवा इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, तो ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश करेगी ना। क्यों करेगी, क्योंकि ये सी है, ओशन है। तो ओशन से जब हवा आएगी जमीन की ओर, तभी तो वो पानी पी के बारिश करेगी। अगर कोई हवा जमीन से आ रही है, जैसे जमीन में पानी कम होता है, एवोपरेशन कम होगा, जमीन से हवा अगर सी की ओर जा रही है, जमीन से जमीन की ओर जा रही है, तो बारिश होने की संभावना कम है। जैसे आप खुद सोचो, मान लो कोई हवा अफगानिस्तान से, राजस्थान से, पाकिस्तान से अगर नॉर्थ इंडिया की ओर चलने लगे, तो उसके पास मॉइस्चर क्या होगा, कम होगा, तो बारिश करने की उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर हवा हम कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल से आ रही है, अरेबियन सी से आ रही, तो वो बारिश ज्यादा करेगी, जैसे मानसून करता है। तो मानसून एक अलग चीज है, ये तीन हवाएं बिल्कुल अलग चीज है। तो कहने का मतलब, जब हवा, जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनों की दिशा ये होती है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न में ये होती है। मतलब ये, अगर ये अफ्रीका है मान लो, तो ये हवा या तो ऐसे चलेगी या ऐसे। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश ज्यादा करेगी कि वेस्टर्न कोस्ट पे? ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश करती है, वेस्टर्न कोस्ट पे कम करेगी। ठीक है, इसीलिए ये जो ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंध है, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादातर आपको कम वर्षा वाले या डेजर्ट्स मिलेंगे। इक्वेटर को छोड़ दिया जाए, विषुवत रेखा में तो होती है बारिश, वो छोड़ दो। जैसे यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा आपको वेस्ट पे, यहाँ भी डेजर्ट मिलेगा, इधर भी डेजर्ट मिलता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने सारा आपको, इधर भी डेजर्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब व्यापारिक पवनें चलती हैं तो वो पूरब से पश्चिम चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मॉइस्चर गेन करती है, वो ओशन से आती हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश करेंगी और वेस्टर्न कोस्ट पे कम बारिश करेंगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही ये होगी। और वेस्टर्ली विंड्स जो होंगी वो कहां बारिश ज्यादा करेंगी, आप खुद इस डायग्राम से देख सकते हो। ये वेस्टर्ली विंड्स है, अभी थोड़ी देर में एमसीक्यू में आएगा आगे कि ये कहां बारिश करती है। कंसेप्ट क्लियर? बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आ गई ना चीजें? तो ये वाला सवाल आपको, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती है, गलत बात है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, उस हिसाब से दूसरा भी गलत है। तो केवल एक सही है इसमें, तो इसमें तो स्टेटमेंट है ही नहीं ऐसा। अब तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये तब बनती है जब ध्रुव से ठंडी पवन भूमध्य रेखा की ओर आती है। तो इसको अगर भावनाओं के तौर पर अगर आप लोगे तो ये सवाल आपको ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। ये तो गलत है ही, ये वाला थोड़ा सा ठीक, क्योंकि वो आप कह सकते हो कि ऐसे आती हैं व्यापारिक पवनें, मतलब पोलर रीजन से, पोलर एरिया से आती है, ये इक्वेटर है, टुवर्ड्स पोल आती है। तो टुवर्ड्स पोल आती हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए होगा। आपको ये नहीं पता करना कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, आपको ये तो ठीक है, चलो जो भी है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं एक बार कमेंट करके बताओ, इतना समझ में आ गया सभी को? अशोक ने ये आंसर सही दिया था, इसकी तैयारी अच्छी चल रही है। गुड, वेरी गुड, आपके आंसर ज्यादातर अच्छे होते हैं, बाकी के भी अच्छे होते हैं। अब इसमें अलग अलग है ना, देखो है क्या मामला। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, तो अभी से उसका स्टेटमेंट, उसका जो आंसर उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को सुधारना है, निरंतर सुधार आना चाहिए। आज की क्लास में, कल की क्लास में, परसों, तो धीरे धीरे आना चाहिए। मैं पहले ही कह देता हूँ, अब पहली बार ही कोई एमसीक्यूज देख रहा है तो उसके सवाल कहाँ से सही हो जाएंगे। अब हो सकता है किसी ने 2 साल 1.5 साल पढ़ा हो, तो उसके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो खतरे में कौन है?
खतरे में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। क्या धर्म खतरे में? भगवान कैसे खतरे में हो सकते हैं? खतरे में वो है जो पढ़ रहा है, जिसको याद नहीं हो रहा है, जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नौकरी के चांसेस कम हैं, विवाह के चांसेस कम हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? गोवा जाना चाह रहा है, विवाह के बाद नहीं जा पा रहा है क्योंकि अच्छी नौकरी नहीं लग रही, वो खतरे में हो सकता है। ठीक है, एक से एक है यहाँ पे। अभी एक दो हमारे पास मैसेज भी आए कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे वो 2-4 दिन पहले जो हरकतें करी है हमने, अजीब टाइप की हरकतें नहीं कर देते हम क्वेश्चन आंसर वाले, जहां पर आपका दिमाग यूज होता है, जहां पर लॉजिक लगता है, जहां पर लॉजिक लगता है, जहां पर एक बार कंसेप्ट समझा दिया जाए, आपको समझ में आ गया, फिर उसके बाद आप तुरंत वहीं पर गलत कर देते हो, तो वहां पर ये वाला नियम लागू नहीं होगा कि हमारी पहली क्लास है, कि हमारी 10वीं क्लास है, या हम पहली बार पढ़ रहे हैं। वहां पर सब बराबर होंगे। ठीक है, जो चीज आपको पहले पढ़ी ही नहीं है तो वहां पर आप राजा हो, आप खतरे में नहीं हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, सब कुछ पता है, फिर आप अगला सवाल करने में आपको दिमाग आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पर फिर वो खतरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया ना सभी को? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने, तीनों ही क्या होती हैं? स्थायी पवने होती हैं। इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, कुछ वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, और पोलर विंड पोल से आती हैं। ठीक है, और जो ईस्ट टू वेस्ट चलेगी तो पूर्वी तट पे बारिश करेगी ज्यादातर, जो पछुआ होगी, वेस्टर्ली होगी, वेस्ट टू ईस्ट चलेगी तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे करेगी। कॉमन सेंस, जब हवा सी से लैंड की ओर जाएगी, समुद्र से जमीन की ओर जाएगी, उसके मॉइस्चर गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और बारिश की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर? अगला सवाल, इसको पढ़ सकते हो, क्या है ये? वेस्टर्लीज पढ़ो। वेस्टर्लीज मतलब पछुआ। पछुआ पवनों के बारे में कौन सा कथन सही है? वो व्यापारिक पवनों वाला सवाल था, ये पछुआ पवनों वाला है। दोनों ही सवाल अच्छे हैं। पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, विभिन्न अक्षांशों में पश्चिमी पवनों को गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, तूफानी या चीखती साटा के रूप में जाना जाता है। आपने नाम सुना, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्रीकिंग 60s कहा जाता है। समशीतोष्ण क्षेत्र के सभी पश्चिमी तटों पर साल भर पश्चिमी पवनें चलती हैं। इस स्टेटमेंट को गौर से समझना, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट मतलब लगभग 30-35 से लेके 60-65 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो होता है, उसमें सभी जगह पर पछुआ पवनें चलती है। वेस्टर्ली विंड, जो अभी मैंने कंसेप्ट में बता दिया था आपको, इसीलिए उसको टाइम ज्यादा लगा। तीसरा सवाल है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांशों से ध्रुव की ओर चलती हैं। तो अगर आपका स्टेटमेंट इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं भी होता है तो आप मुझे आंसर कर सकते हो कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। बाकी पूरा नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, ये ज्यादातर कंसेप्चुअल सवाल हैं। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो, कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट है, कौन सा रॉन्ग है, आंसर दो। और आंसर में ना, कभी भी मैंने आपसे कहा है, जब भी आप आंसर दो तो दूसरे के ऑप्शन या दूसरे के आंसर नहीं देखना है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, नीचे चैट में जब आप करते हो तभी आप उसको ओपन करो या उसकी ओर ध्यान मत दो। उससे क्या होता है कि उसने तो ये दिया, इसने तो ये दिया, फिर आपका दिमाग वहां पे काम करना बंद कर देता है, या फिर आप दूसरों को फॉलो करने लगते हो। एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। तो आंसर भले गलत हो जाए, गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि आंसर कैसे आएगा। चलो मैं बता देता हूं इसको। अब ये देखो क्या है, पश्चिमी पवनों को, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है ये भाई क्या कह रहे हैं, देखो ऐसा होता ना, आपको ये तो पता ही है, अभी भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, ये 30-35 नॉर्थ, ये कितना है 30-35 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोलते हैं 30 लैटिट्यूड से, ये सब 30-35 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर है। तो इस एरिया में जो हवा चलती है ऐसे, ये तो थी ट्रेड विंड्स, इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रेड विंड्स, ये आपको याद है ये सारा। दूसरा, यहां से 30-35 ये हाई प्रेशर जोन है, हमेशा हवा हाई से लो चलती, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यहां पर जो चलती है हवा, ये 30-35 से 60-65 के बीच में, ये वेस्ट से आ रही, तो इनको वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, पछुआ पवने कहते हैं। ठीक है,
अब इन्हीं पछुआ पवनों को सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड, मतलब स्थल की कमी की वजह से जब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तब इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्ट्रीकिंग 60s कहते हैं। जैसे गरजती चालीसा, देखो 30 से 40 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, जमीन बहुत मिलेगी। जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे पड़ जाएगा, फिर पूरा यूरोप पड़ जाएगा, एशिया के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको इस जगह पे काफी जमीन मिलती है, 30-35 टू 60-65 के बीच में, जहां पर आपको वेस्टर्ली विंड्स मूव करती है, वहां पे काफी जमीन मिलती है। तो जमीन मिलेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। मान लो कोई टकरा गया, जैसे कोई हिमालय से टकरा गया, तिब्बतन प्लेटू से टकरा गया, यूराल पर्वत से टकरा गया, बहुत सारे माउंटेन से, रॉकी से टकरा गया, तो हवा टकराएगी तो उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में देखो 30-35 टू 60-65, यहां पर थोड़ा सा साउथ अमेरिका का पार्ट को छोड़ दिया जाए तो इस एरिया में पूरा पानी है, यहां पर पूरे का पूरा पानी, यानी ये जो जोन आता है इसमें पानी ही पानी है। अब पानी में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है जो हवा को रोक सके। ऐसे में हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। कौन सी हवा की? वेस्टर्ली विंड्स की। तो पुराने जमाने के लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया? रोरिंग 40s, मतलब बहुत तेज स्पीड से चलती है तो उसका नाम कर दिया गया रोरिंग 40s। अब 40s क्यों कहा गया? क्योंकि वो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में चलती है। मतलब अगर कोई हवा वेस्टर्ली विंड्स 40 डिग्री साउथ के आसपास पाई जाएगी तो उसको हम गरजती चालीसा कहेंगे। चालीसा मतलब 40 डिग्री साउथ, नॉर्थ नहीं है, रोरिंग 40s है। वैसे कहेंगे 50 डिग्री साउथ में चल रही तो कहेंगे फ्यूरियस 50s, भयंकर 50। 60 डिग्री के आसपास चलती है तो स्ट्रीकिंग 60 यानी चीखती 60। ध्यान रखना साउथ ही आएगा, ये नॉर्थ नहीं होगा। नॉर्थ में तेज स्पीड नहीं होती है क्योंकि वहां जमीन है। साउथ ही साउथ होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जमीन की कमी है, तो इसलिए इसको ये नाम दिए गए। ठीक है, तो पछुआ पवनों के नाम है। सवाल आपके अलग अलग भी आ सकते हैं कि ये साठा वाठा पाठा क्या है, तो हम कहेंगे दीज आर वेस्टर्ली विंड्स, है ना, इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लैंड, स्थल की कमी की वजह से ये चलती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा सवाल, उसमें स्टेटमेंट क्या है देखो। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। समशीतोष्ण क्षेत्र के सभी पश्चिमी तटों पर साल भर चलते हैं। देखो सभी पश्चिमी तटों पर, एक वर्ड है इसमें, सभी पश्चिमी तटों पर चलते हैं। तो यहां पर ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी तैसी कर देगा जो पढ़ने वाले हैं उनकी कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएंगे, सही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। गड़बड़ क्या हो जाएगा? वो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैंने आपको कल परसों क्या बताया था, all the western coast of the temperate zone receive westerlies throughout the year। मतलब उसमें क्षेत्र के सभी पश्चिमी तटों पर साल भर पश्चिमी पवनें चलती हैं। साल भर चलती हैं, ऐसा नहीं होता है, साल भर नहीं चलती कुछ में। क्यों? मैंने आपको बताया था एक सवाल, मेडिटेरियन क्लाइमेट याद होगा आपको, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगर आपको याद है, मैंने कहा था 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ के बीच में पछुआ पवनें चलती है, वो सॉरी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है। याद है? मतलब लगभग इस हिस्से में 30 से 40 नॉर्थ और 30 से 40 नॉर्थ और 30 से 40 साउथ में, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती, बताया था मैंने। और वहां पर विंटर रेनफॉल होता है, याद आया आपको? जाड़े में वर्षा होती, एक ही जगह है जिस एरिया में जाड़े में वर्षा होती, यहां पर, लेकिन सभी जगह नहीं, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। ठीक, अब वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होती है तो वो क्यों होती? गर्मी में क्यों नहीं होती बारिश? मैंने बताया था, जब सन यहां पर होगा, जब सूरज यहां होगा तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। जब ये गर्मी के समय में सन की लोकेशन नॉर्थवर्ड होगी तो ये सारी की सारी बेल्ट्स नॉर्थ की ओर चले जाएंगी। जब सारी की सारी बेल्ट नॉर्थ की ओर चली जाएंगी तो ये जो ट्रेड विंड यहां चलती है ना, ये ट्रेड विंड यहां चलने लगेगी, ये वाली यहां चलेगी, ये वाली यहां चलेगी। तो यहां पर 30-40 डिग्री के आसपास गर्मियों के समय में वेस्टर्ली न चल के क्या चलेगी? ईस्टर्ली, यानी ट्रेड विंड चलेगी। तो वो क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में या टेम्परेट जोन में पश्चिमी तटों पर वेस्टर्न, उस पे साल भर वेस्टर्ली विंड चलती नहीं, साल भर नहीं चलती। गर्मियों में क्या चलती है? वो शिफ्ट हो जाता है। तो गर्मियों में ये पछुआ पवनों के प्रभाव बना आके
किसके प्रभाव में आ जाती है? ट्रेड विंड्स के उस पे आ जाती है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट। तभी तो ये ट्रेड विंड्स जमीन से पानी की ओर चलती है और बारिश नहीं होती है। जब पछुआ पवनें चलेंगी जाड़े में, जो सी से लैंड की ओर जाएंगी, तभी बारिश होती है। तो बताया था मैंने 1-2 क्लास पहले। तो ये स्टेटमेंट सभी जहां पर वर्ड आए, देखो कभी भी एग्जाम में देखना, ओनली, ऑल, इस टाइप के सवाल जब आते हैं तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं लोचा हो सकता है। 90% ऐसे सवाल में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और पहला क्या है? सही है, दूसरा गलत। और दूसरा गलत हो गया तो ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। अश्व अक्षांशों से ध्रुव की ओर चलती, बिल्कुल सही आंसर है, ये तो इजी है। ये 30-35 नॉर्थ, ये वाले को हमने क्या बोला था? हॉर्स लैटिट्यूड कल पढ़ाया था मैंने, जहां पे हवाएं बैठती हैं, तो यहां से इधर की ओर चलती हैं, सही है, तो यहां से ध्रुव की ओर चलती हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या होगा इसका? पहला सही, तीसरा है सही, सी आंसर इज राइट। तो 1-2 लोगों ने सी आंसर भी दिया है इसमें, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये बात तुमने सही कही है। तो सेकंड वाला आंसर थोड़ा सा गड़बड़ाया था, समझ आएगी ना? तो आज की क्लास में अभी लगभग हमें आधा घंटा होने को है, लेकिन हमने 2 ही सवाल किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एमसीक्यूज में टाइम लग जाता है, और जहां पर कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, तो लेकिन इसके बाद जो सवाल आएंगे वो आपको अपने आप ही आएंगे। ये समझ में आएगी, वेस्टर्ली विंड्स और ट्रेड विंड्स का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड, अब ये क्वेश्चन आप करने लगोगे, बताओ, ध्रुवीय पूर्वी पवनें ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से शीतोष्ण निम्न दाब पेटियों की ओर बहती हैं। देखो, पोलर स्टर्लीज ब्लो आउट फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो ही चलेगी, ठीक है, बेल्ट टुवर्ड्स द टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। अब इसमें थोड़ा सा भावनाओं का खेल है, जो मैंने पहले बताया था आपको। दूसरा है, द मेडिटेरियन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड कैलिफोर्निया रिसीव रेन इन दिसंबर। यूरोप और भूमध्य सागर का जो एरिया है वो दिसंबर में वर्षा प्राप्त करता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, बताओ? थर्ड नंबर, तीसरे का कौन सा होगा ये? इस पे आप उस पे मत जाओ, स्टेट में ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन कई बार ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओ कि इसमें आपको कंफ्यूजन किस पे हो रहा है और कौन परमानेंट सही है, जो बिल्कुल ही सही है। थर्ड वाला जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था उसी का तो आगे का है ये। पहले क्वेश्चन में हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा, दूसरे के बारे में हमने वेस्टर्ली के बारे में पढ़ा, थर्ड सवाल का आधा सवाल पोलर के बारे में, जो ध्रुवी पवनें मैंने ध्रुव से आते हुए दिखाई थी आपको इससे पहले वाले डायग्राम में। अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपके सामने वो इमेज है, तो फिर आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ध्रुवी पवनें हैं, मान लो ये पोलर विंड्स हैं, ये वाली, ये पोलर विंड्स हैं। पोलर विंड्स कहां से आएगी? पोलर, और जहां से भी हवा आएगी वहां पर हाई प्रेशर होगा ही होगा, तभी तो हवा चलेगी। हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहां चलती है? लो प्रेशर चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हवा ऐसे आती है, ये ऐसे आती है। तो ये कह रहा है कि जो पोलर विंड्स हैं वो ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्ली मतलब जो लगभग ईस्ट से आ रही है, वो ध्रुवी उच्च दाब से शीतोष्ण निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा भावनाओं का खेल है। शीतोष्ण निम्न दाब है ना, वैसे जहां की ओर चलती है इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर उप ध्रुवीय न्यून दाब पेटी कहते हैं इसको, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। लेकिन इसको आप टेम्परेट रीजन भी कई बार हम कह देते हैं, 60-65 तो टेम्परेट हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये, अगर हम इसकी लैंग्वेज को समझें तो ये स्टेटमेंट लगभग ठीक है ना। ध्रुवी पूर्वी पवनें, पूर्वी मतलब जो पूरब से आ रही, जो हवा जहां से आएगी, जैसे आप कहोगे ससुराली हवा चल रही है आज मेरे घर पे, कौन सी हवा चल रही है आपके घर पे? ससुराली हवा आपके घर में चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ससुराल से आपके हवा आ रही है। अब बारिश होगी नहीं होगी वो आपको जाने। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से शीतोष्ण निम्न दाब की ओर, निम्न दाब तो होगा ही, अब शीतोष्ण इसलिए मान लिया, तो शीतोष्ण की जगह पे सब पोलर होता तो और ज्यादा अच्छा होता, यानी पोल से हटके उप ध्रुवीय होता तो ज्यादा बढ़िया था। नहीं है, लैंग्वेज बदल की, भावनाएं समझो, तो उस हिसाब से हम इसको सही मान सकते हैं। दूसरा सवाल, यूरोप और कैलिफोर्निया में के भूमध्य सागरीय भागों में दिसंबर में वर्षा होती है, क्या स्टेटमेंट सही है? तो जल्दी बताओ।
तीसरे का कौन सा आंसर होगा? कई लोग सी आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग ए लगा रहे हैं और कुछ लोग ए भी लगा रहे हैं कि ओनली वन इज करेक्ट। ये बात भी हो सकती है। और कुछ लोग इमोजी भेज के आंसू टपका रहे हैं, खुशी के आंसू, ससुराल का नाम सुनते ही। ये भी आंसर सही हो सकता है आपका। ससुराल का नाम लेते ही आप लोगों के मन में एक एनर्जी, एक उत्साह संचार जो है, उत्साह क्या कहते हैं, ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। उम्मीदें हैं तो अच्छी बात है, उम्मीदें रहनी चाहिए। बताओ, ए और ज्यादातर लोगों ने सी आंसर दिया है, एक ने ए भी दिया है, और बाकी कौन सा होगा? और ये भी तो सही होगा। अरे भाई, कैलिफोर्निया, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मेडिटेरियन सी में, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़े में वर्षा होती है। थोड़ी देर पहले बोला कि नहीं बोला? जाड़ा कब होता है? दिसंबर में होता है। यूरोप और कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय भागों में ये, तो भूमध्य सागर में जाड़े में वर्षा होती है, दिसंबर में जाड़ा होता है। इस स्टेटमेंट को आप गलत कैसे कर सकते हो? ये ए स्टेटमेंट जिसने भी ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन तो करेक्ट है ही, सेकंड गलत कैसे हो सकता है? सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। हे भगवान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि और समुद्री पवनें वास्तव में छोटे पैमाने पर मानसून है। अब देखो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आ गया, इनफैक्ट मानसून ऑन ए स्मॉलर स्केल। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। अब लैंड एंड सी ब्रीज आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो आप कोशिश करें। समुद्र की पवनें अक्सर बसंत और गर्मियों के दौरान भूमि और जल के बीच महत्वपूर्ण तापमान अंतर के कारण अनुभव की जाती हैं। अक्सर कह रहा है, ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर ड्यू टू द सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंसेस। तीसरा है ग्लाइडर पायलट, मतलब जो छोटे मोटे ग्लाइडर चलाते हैं, पायलट चलाते हैं, हल्के फुल्के जो जहाज चलाते हैं, पर्टिकुलरली टेक सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द सी ब्रीज टू स्टीयर इन हायर लैटिट्यूड्स। उसने लिखा ना लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज का मतलब हुआ जमीन से और समुद्र से चलने वाली हवा। तो जैसे मैंने कहा ना कि ससुराली हवा तो ससुराल से आएगी, तो लैंड ब्रीज कहां से आएगी? जमीन में। देखो होता क्या है, ऐसे समझो, ये मान लो पानी है, ठीक है, ये हो गया सी और ये होगी लैंड। क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि जैसे गर्मी का टाइम है मान लो, या दिन का समय है, तो दिन के समय में टेम्परेचर कहां का ज्यादा होगा? दिन के समय में जमीन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती। मैंने कई बार कहा भी आपको कि जमीन जो होती है ज्यादा अच्छी कंडक्टर नहीं होती है हीट की, तो जमीन का ऊपरी हिस्सा 1-2 इंच तक ही गर्म होगा, लेकिन जितना भी होगा ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो दिन के समय में सूरज की रोशनी में जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी, पानी भी गर्म होगा, लेकिन पानी में क्या होगा, पानी बहुत अंदर तक, लगभग 200 मीटर तक गर्म हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो पानी के ऊपर की हवा का टेम्परेचर कम और जमीन के ऊपर के हवा का तापमान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जमीन में तापमान ज्यादा हो जाएगा गर्मी दिन के समय में, और विद रिस्पेक्ट यहां पे कम हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? अब जैसे ही जमीन के आसपास का तापमान कम हो जाएगा, यहां की हवा गर्म हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी? फैलने लगेगी। जैसी हवा फैलेगी तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। लो प्रेशर का मतलब हुआ हवा गर्म होके, गैसेस गर्म होके फैलने लग जाएंगी, फैल के हल्की हो जाएंगी तो ऊपर उठेंगी, तो प्रेशर क्या कर देंगी? लो कर देंगे। विद रिस्पेक्ट यहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। और आपको पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहां जाती है? लो प्रेशर जाती है। तो दिन के समय में सूरज चमक रहा है, तो ये ब्रीज कौन सी होगी? जरा कमेंट करके बताओ। ये सी से आ रही है। मैंने कहा था जो हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसको वही नाम दिया जाता है, तो विच इज कॉल्ड सागर समीर कहते हैं इसको। तो सागर समीर हमेशा दिन पे चलेगी। और इसका उल्टा अगर रात को क्या होगा बताओ? नाइट है, मून आ रहा है या चंद्रमा है, तो जमीन का जो हिस्सा है, रात में आउटगोइंग रेडिएशन बढ़ेगा, तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, तो रात में जल्दी से जब वापस रेडिएशन जाएगा, और पानी से भी जाएगा, लेकिन आराम आराम से पानी ठंडा होता, मैंने बताया था आपको, तो यहां पर की हवा का टेम्परेचर कम और विद रिस्पेक्ट यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। रात में लगभग 2-3-4 बजे सुबह के टाइम पे ज्यादा अच्छे से चलेगी। ये उल्टा हो गया, नहीं हो गया? इसका उल्टा हो गया। ऐसे में इस साइड में हाई प्रेशर हो जाएगा जमीन में, यहां लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवा हाई से लो। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको? लैंड ब्रीज, यानी स्थल समीर।
तो वो कह रहा है कि ये जो सागर समीर और स्थल समीर है ये छोटे पैमाने की मानसून पवनों जैसी होती हैं। स्टार्टिंग का जो मानसून का कंसेप्ट था, जो स्टार्टिंग में दिया गया था कि मानसून पवनें कैसी होती क्या होती है, उसमें यही वाला कंसेप्ट यूज किया जाता था। पहले वाले जो जोग्राफर थे वो इसी को लैंड एंड सी ब्रीज को ही, यानी ऐसी हवाएं जो स्थल के अलग तरीके से गर्म होने में और पानी के अलग तरीके से गर्म होने के कारण पैदा होती हैं, उसी से मानसून बना, ऐसा वो बोलते थे। आप कह भी सकते हो, देखो गर्मियों में हमारे यहाँ मानसून आता है, किसके हिसाब से क्यों आता है? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी के समय में टेम्परेचर ज्यादा होता है और विथ रेस्पेक्ट सी पानी में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जब पानी में तापमान कम होगा, जैसे ये है टेम्परेचर कम है, तो यहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा और यहां पर कैसा हो जाएगा? ज्यादा तापमान में लो प्रेशर। इसी वजह से फिर हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा लो प्रेशर की ओर आती हैं और ये हवाएं भारत की ओर आने लगेंगी। तो ये लगभग सी ब्रिज जैसा है। तो सागर समीर और स्थल समीर भी मानसूनी हवाओं का एक छोटा मोटा रूप होता है। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मानसून में भी क्या है, गर्मी के समय में जब हमारे यहाँ तापमान ज्यादा होता है तो लो प्रेशर, लेकिन जब जाड़ा आ जाता है, देखो जब जाड़ा आ जाएगा इंडिया में, ये इक्वेटर है, नीचे वाली लाइन कौन सी होती है? इक्वेटर। तो जाड़ा आ जाएगा तो आजकल के समय में हमारे वहां तापमान कम है, और तो हमारे यहाँ तापमान कम होने से प्रेशर हाई हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, और विथ रिस्पेक्ट आप कह सकते हो कहां की ओर? समुद्र की ओर, वहां की ओर तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि सी का सन कहां चला गया? साउथ में। तो इस समय हवा अब ऐसे चल रही, तो इस समय हवा के चलने की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो लैंड टू सी है। तो ये लैंड ब्रिज जैसा दिख रहा है आपको, लैंड टू सी, जैसे ये है लैंड टू सी, और ये कैसा दिख रहा है आपको? सी ब्रिज जैसा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये भूमि और समुद्री पवनें वास्तव में छोटे पैमाने पर मानसून है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कितनी बात समझ में आई? जरा कमेंट करके बता दो क्या स्टेटमेंट सही है। तो जैसा ये डायग्राम बनाया था मैंने, वैसा ये भी तो है, लेकिन और इनकी डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन सागर समीर और स्थल समीर में क्या फर्क होता है मेनली? सॉरी, मानसून में सागर समीर दिन में चलती है, रात स्थल समीर रात में चलती है। तो दिन और रात में इनकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। क्या मानसून में ऐसा होता? नहीं। लेकिन छोटे पैमाने पर आप उसको कह सकते हो मानसून, तो फिर 3-4 महीने मानसून चलता है, तो जब 3-4 महीने फिर आउट वाला चलेगा, तो छोटे पैमाने पर आप कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात, समुद्री पवनें अक्सर बसंत ऋतु और गर्मी वाले में, ये स्टेटमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा वाला कि समर और स्प्रिंग सीजन में ऐसा होगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, समुद्री पवनों का महत्वपूर्ण लाभ उठाते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन के हिसाब से नीचे आप सही कह सकते हो। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट अगर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तो होगा नहीं अगर हम पहले की बात करें तो, या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा वाला गलत हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा वाला है नहीं, सॉरी, आंसर क्या होगा? सी वाला। पायलट वायलट को हवा की थोड़ी सी रफ्तार मिल जाती, तो इसलिए वो आगे कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट, तीसरा वाला तो उतना नहीं है, ये वाला आपके एग्जाम में आने लायक है। ये सवाल, चिनूक इज वार्म ड्राई विंड डिसेंडिंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स प्राइमरली इन विंटर। ये कह रहा है कि चिनूक एक गर्म और शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर जाड़े के समय में नीचे उतरती है। दूसरा स्टेटमेंट है, फॉन एक वर्षा छाया हवा है, मतलब रेन शेडो विंड। वर्षा छाया हवा का मतलब हुआ जिससे बारिश कम होती है ना, रेन शेडो जहां पर बारिश कम होती है। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्सिक्वेंट एडियाबेटिक वार्मिंग ऑफ एयर, जिसका कारण है रुदोष्म ताप के परिणाम स्वरूप ये बनती है। ये सवाल आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, फॉन शब्द का अर्थ है बर्फ को खाने वाला, यानी स्नो ईटर और आइस ईटर। ठीक, पहला और दूसरा एक दूसरे से लिंक है, तीसरा भी ठीक है फॉन और चिनूक में। लोकल विंड्स जिसने पढ़ा है उसको ये सवाल बन जाएगा उससे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल होना पड़ेगा। कई लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं। आंसर दिया करो, अपने मन से दिया करो, नकल बिल्कुल मत किया करो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि पहला स्टेटमेंट तो सही है ही, कंफ्यूजन दूसरे और तीसरे में हो रहा है। ठीक, देखो है क्या मामला, क्या है ये? चिनूक इज वार्म ड्राई एंड विंड डिसेंडिंग द ईस्टर्न स्लोप्स। अगर आप इन दोनों को
आपस में लिंक करो पहला और दूसरा स्टेटमेंट को, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, ये रॉकी माउंटेन है, अमेरिका में ना रॉकी माउंटेन, तो रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढाल पर ईस्ट ये हो जाएगा। ईस्टर्न स्लोप्स पर जब हवा नीचे उतरती है, देखो ईस्टर्न स्लोप्स पर जब हवा नीचे उतरती है तो उस हवा को जो कि गर्म होती है, ड्राई होती है, उसको चिनूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिनूक। लोकल विंड है, लोकल विंड मतलब जो किसी लोकल जगह के मौसम को, जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसको लोकल विंड्स कहते हैं। वो वार्म और कोल्ड हो सकती है। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चिनूक एक गर्म शुष्क पवन है जो पूर्वी ढालों पर, चट्टानी पर्वत नहीं है, ये गलत लिखा है, रॉकी एक खुद ही माउंटेन है यूएसए का, वहां पर नीचे उतरती है। तो कब, जाड़े में, ये बसंत के मौसम में चलती है, माने फरवरी मार्च में ये अमेरिका में चलती है। ठीक, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है, फॉन एक वर्षा छाया हुआ है। अब वर्षा छाया मतलब जो बारिश क्या करती है, कम करती है। रिजल्ट फ्रॉम द एडियाबैटिक वार्मिंग ऑफ एयर, दोनों एक दूसरे, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। देखो कैसे, ये हवा जो ऊपर ठंडी थी और नीचे नीचे जाके इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और कई बार विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में इसका टेम्परेचर 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मतलब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस आधे घंटे में जगह का तापमान बढ़ जाता है ईस्टर्न स्लोप्स और रॉकी माउंटेन का। क्यों बढ़ता होगा ऐसा, इसको, ये जो फीचर है ये है एडियाबैटिक चेंज, इसको हम एडियाबैटिक या रुडोष्म दर कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे एक ध्यान दो, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि हवा गर्म है, हवा का टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा गर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हवा फैलेगी। तो जो हवा इतने एरिया में थी वो हवा फैल के इतने में चले गई। ध्यान देना इसको, एडियाबैटिक चेंज, ये सवाल आएगा एग्जाम में। हवा इतने में थी, हवा गर्म हो गई, तो हवा गर्म होने के बाद फैल जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो हवा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हवा ऊपर उठेगी हल्की होके, ऐसे। तो ऐसे में कोई हवा यहां थी, यहां से फैल के वो ऐसे ऊपर जा रही गर्म होके, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, अकल लगाओ। ऊपर जाने में हवा ठंडी होते जाती है, उसके पीछे यही रीजन है। हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सोचो, अगर मान लो कोई हवा इतने एरिया में थी, इतने वॉल्यूम में थी, उसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था, वही हवा गर्मी के बाद, गर्म होने के बाद इतने एरिया में फैल जाएगी, तो जो हवा इतने एरिया को 20 डिग्री तापमान बनाए रखती, अगर वो इतने एरिया में फैल जाएगी, क्या तब भी 20 ही होगा टेम्परेचर? टेम्परेचर ऊपर जाके फैलेगी तो कम नहीं हो जाएगा। क्यों? सिंपल है, जैसे आपने मान लो 10 बाय 10 का कमरा लिया, उसमें हीटर लगा दिया आपने, ठीक है। अब 10 बाय 10 के कमरे में एक हीटर लगाया आपने, ठीक हो गया। अब आपने उसी कमरे को, 20 की दीवार को हटा दिया, आपका कमरा 20 बाय 10 का हो गया, मतलब आपने कमरे को बढ़ा दिया, तो क्या कमरा उतना ही गर्म का होगा? एक सिंपल एग्जांपल आम आदमी की लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हवा भी अब गर्म थी, हवा अंदर की तो फैल जाएगी ना, अब वो ज्यादा एरिया को कवर कर रही हवा, तो उसका टेम्परेचर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम पहले इतने ही एरिया को गर्म कर रहे थे, उसी टेम्परेचर में हम इतने एरिया को अब देख रहे हैं, तो तापमान क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है ठंडी होती जाती, ऊपर जाने में क्या होगी, ठंडी। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, हवा का कम हो गया। अब ये हवा का जो टेम्परेचर कम हुआ है, ये कमी क्यों आई है? न तो हवा ने बाहर के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को टेम्परेचर दिया है, न उससे कुछ लिया है, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर और हीट कह सकते हो आप। मतलब बाहर से न तो हवा टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में गया, न लिया है। ये जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो खाली उसके वॉल्यूम की वजह से आया। हवा फैल गई, ठंडी हो गई, हवा सिकुड़ जाएगी तो गर्म हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, ठंडी होती जाती है एडियाबैटिक रेट से, इसी को बोलते हैं रुद्रोष्म दर। तभी तो ऊपर जाके बादल बनते हैं, तभी तो हवा ठंडी होती जाएगी, कैपेसिटी कम होती जाएगी, RH बढ़ता जाएगा, 100 हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, बताया था मैंने पहले। तो इसी दर को रुद्रोष्म दर कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसी का उल्टा ले लो, हवा ऊपर जाके ठंडी हो गई, क्योंकि हवा ऐसे फैली हुई है, ठंडी है, तो ठंडी होकर हवा भारी हो जाएगी। तो जब भारी होगी हवा तो सिंक करेगी, कहां बैठेगी, नीचे। भारी हवाएं, ठंडी हवाएं भारी होंगी, सिंक करेंगी, नीचे को बैठेंगी। जब वो नीचे को बैठेंगी तो इतने में हवा थी मान लो, अब वो ऐसे हवा अपना आकार कम करते जा रही है, वॉल्यूम कम करते जा रही है। तो जैसे जैसे हवा सिकुड़ती जाएगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ता जाएगा।
इसीलिए नीचे उतरने वाली हवाओं का तापमान ज्यादा होता जाता है, ऊपर उठने वाली हवाओं का तापमान कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हवा नीचे उतरेगी तो गर्म होते जाएगी, गर्म होते जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, कैपेसिटी बढ़ते जाएगी तो आरएच कम होता जाएगा, पढ़ाया था मैंने। इसीलिए जैसे जैसे हवाएं नीचे उतरेंगी तो बादल बनने की संभावना भी क्या होगी, कम। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में पढ़ाया था मैंने आपको, और भी ड्रेन शेडो जोन में पढ़ाया था 2-3 क्लास पहले। तो जैसे जैसे हवाएं नीचे उतरती हैं माउंटेन के दूसरे साइड, ओरोग्राफिक रेन, पर्वतीय वर्षा कल या परसों बताया था, तो इसीलिए जैसे जैसे हवाएं नीचे उतरती जाती हैं उनका तापमान बढ़ता जाता है। देखो हवा नीचे उतर रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा कि कोई बाहर से टेम्परेचर को गेन कर रही है हवा, ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ हीट और टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज तो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, वॉल्यूम के बढ़ने या कम होने से। तो जब वॉल्यूम के बढ़ने या कम होने से हवा के सिकुड़ने या फैलने की वजह से कम ज्यादा हो रहा है, उसी चेंज को एडियाबैटिक या रुदोष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुदोष्म। तो सोचो जब हवा नीचे बैठेगी तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि फोन एक ऐसी हवा है जो वर्षा छाया हवा है, बिल्कुल सही बात। वर्षा छाया मतलब जो बारिश कम करेगी। क्यों करेगी कम, क्योंकि हवा नीचे बैठ रही, तो वो फोन भी क्या है, गर्म हवा है। तो हवा बारिश कम करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वो गर्म है, गर्म है तो हवा, ठंडी हवाएं बारिश करती, जो ऊपर होगी ठंडी, ऊपर जाने में, तो बारिश भी कम करेगी। जस्ट लाइक चिनूक, बस ये फ्रांस में चलती है, ये अमेरिका में चलती है, तो ये एल्स माउंटेन में चलती है, रॉकी में चलती है। तो जैसे जैसे हवा नीचे बैठेगी उसका तापमान बढ़ता जाएगा, वो गर्म होते जाएगी, तो बारिश की संभावना कम होगी, रेन शेडो हो जाएगा। पढ़ाया था मैंने, ये स्टेटमेंट भी सही है, रेन शेडो बिल्कुल सही बात है। देखो जो हवा बाद में रुदोष्म परिणाम के परिणाम स्वरूप होती है, तो ये गर्म क्यों हुई, क्योंकि रुदोष्म दर से हवा के। तीसरा सवाल स्टेटमेंट गलत है, चिनूक को कहा जाता है, जो फॉन है आइस ईटर या स्नो ईटर, चिनूक को कहा जाता है, न कि फॉन को। चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी था ना अमेरिका का, तो चिनूक इज आइस ईटर। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आपने, कई स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, पांचवे का 1 और 2 ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक, फॉन को नहीं कहते, चिनूक को कहा जाता है। ये स्टेटमेंट समझ में आया ना, कि हवा नीचे, जैसे आप जाड़ों में देख लो, जाड़े के समय में अगर आप देखोगे तो जाड़े में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कोई ठंडे पानी से नहा के आ रहा है, या किसी का नहाने का मन ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से ससुराल जा रहा है अपने और नहाने को तैयार है उस दिन, तो जब ठंडा होता है तो आप कैसे कहते हो, ऐसे कहते हो आज बहुत ठंड है भाई साहब, ऐसा कोई करता है, हाथ फैला के कह रहा है आज बहुत ठंड है। जब भी आप कहोगे आज ठंडा लग रहा है तो आप ऐसे करोगे, आप बहुत ठंडा लग रहा है भाई। तो हम अपनी बॉडी को जाड़े में सिकोड़ते हैं, ठंडा लगेगा तो आदमी कैसे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता। तो जितना, या कुत्तों को देख लो आप, कुत्ते और इंसान में यही समानता होती, कुत्ते भी जाड़े के समय बिल्कुल टांग वांग नाक वांग सब एक साथ फोल्ड करके लेटे होते हैं, देखा होगा आपने। इंसान भी जाड़े में बिल्कुल सिकुड़ा होता है। तो जब आप अपना वॉल्यूम कम करोगे, सिकुड़ोगे अपने आप को, तो आप गर्मी फील करोगे, क्योंकि वॉल्यूम कम है ना। जैसे मैंने कहा कि हवा इतने में थी, वॉल्यूम कम था तो टेम्परेचर ज्यादा था, हवा फैल गई तो तापमान कम। अब कभी सुना है कि गर्मी के दिनों में, गर्मी में कोई आदमी जा रहा है, कह रहा है बहुत गर्म चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल हाथ पैर सिकोड़ के जाड़े के टाइम में कह रहा है गर्मी बहुत है आज। तो जब भी गर्मी होती है तो इंसान और कुत्ते की जैसी हालत बराबर हो जाती है। कुत्ते भी मुंह से वो हा 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 करते रहते, देखा होगा आपने। इंसान भी दिन में 2 बजे बाद लेटा हुआ है वहां, वो मुंह से झाग फेंक रहा है, नहीं क्यों फेंक रहा, मरा वरा नहीं है, गर्मी ज्यादा हो रही है, लेटा हुआ है उस पे फर्श पे, ऐसे करके, देखा ना। तो यही समानता होती है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हवा सिंक करेगी। तो इसी को कहते हैं विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ हीट और टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन कैसे, वॉल्यूम के कम ज्यादा होने से, हवा के ऊपर और नीचे बैठने से, एडियाबैटिक कहते हैं। इसीलिए हवाएं गर्म हो जाती हैं, और इसी को चिनूक को कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, आंसर सभी को समझ में आ गई ना। तो मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा, तब आगे और बढ़ते हैं अब। ओके, अगला सवाल, मिस्ट्रल और लू पश्चिम से बहने वाली बहुत गर्म और शुष्क पवनें होती हैं। ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। आर वेरी हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना वो गर्म और शुष्क कह रहा है। दूसरा है, मिस्ट्रल आल्प्स से फ्रांस के ऊपर भूमध्य सागर की ओर बहती है। जो मिस्ट्रल है आल्प्स माउंटेन में फ्रांस के ऊपर भूमध्य सागर की ओर बहती है, मतलब भूमध्य सागर है
मेडिटेरियन सी बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, उसके ऊपर मेडिटेरियन सी के ऊपर एक कंट्री है फ्रांस, तो ये हवा फ्रांस के नॉर्थ से साउथ में मेडिटेरियन की ओर बहती है, ऐसा कहा जा रहा है मिस्ट्रल के बारे में। तो बताओ जरा, दिमाग लगाओ कौन कौन सा इसमें सवाल ठीक होगा। ये 6 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 6ठा सवाल। मिस्ट्रल कोल्ड विंड है, ध्यान रखना, ये फैक्चुअल सवाल है। मिस्ट्रल जो है ठंडी स्थानीय पवन है, गर्म नहीं है वो। लू तो ठीक है, लू गर्म है, लेकिन ये कह रहा है कि गर्म है दोनों, तो मिस्ट्रल गर्म नहीं होती है, वो ठंडी होती है। लू ठीक है, लू गर्म होती है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, मिस्ट्रल ब्लोज फ्रॉम द एल्प्स ओवर फ्रांस टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी, ये स्टेटमेंट रोन वैली आपने नाम सुना होगा, वहां पे चलती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। पहला तो बिल्कुल ही गलत है, मिस्ट्रल ठंडी है। ठीक है, दूसरे वाले का फ्रांस की ओर चलती है टुवर्ड्स मेडिटेरियन सी, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो आगे बढ़ा जाए, आंसर इज बी वाला सही है, करेक्ट पूछ रहा है ना वो, तो इसका बी आंसर सही होगा। ओके, ये चक्रवात साइक्लोन्स कल मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो तो आप दिमाग लगा सकते हो कि कौन सा चक्रवात किस जगह पे चलता है। ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग इनकरेक्टली, ध्यान रखना है, इनमें से गलत कौन सा है, इस पे बहस होनी चाहिए, गलत कौन सा है। क्या टाइफून वेस्ट अफ्रीका में आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आते हैं, हरिकेन्स वेस्ट इंडीज में आते हैं, वेस्ट इंडीज मतलब अमेरिका वाला, वेस्ट इंडीज के बगल वाला, टोर्नेडोज चाइना सी में आते हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं, है ना। तो इसमें गलत आपसे पूछ रहा है वो, ध्यान रखना, वो रॉन्ग पूछ रहा है। कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जरा जल्दी लगाओ, दिमाग लगाओ। 7th नंबर है ना ये, 7वें नंबर का कौन सा होगा। आपका आंसर 6 वाला आ रहा है कि 7 वाला। हमारी क्लास में शाहरुख खान भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो तुम कितनी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे यहाँ। शाहरुख खान, गुड खैर चलो, मैं तो मजाक कर रहा हूं, अच्छा नाम है ये। शाहरुख खान का एक वो देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब वो अब इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा आदमी है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उनका कहना ये है कि खाली मेहनत करो, अच्छी लाइफ जियो, तो बढ़िया बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, किसी का गलत मत करो, लेकिन मेहनत करो। तो बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोगों से, सीखने के हिसाब से। तो मेहनती तो है वो बंदा। अब ये वाला शाहरुख कितना मेहनती है ये खुद जानेगा। लड़का ठीक है, लेकिन आंसर तो ठीक दिया इसने भी। तो आंसर इस है सी भी आ रहा है अभी आंसर। देखो सी मतलब केवल 3 सही है, हे भगवान। टाइफून्स कहां आते हैं, टाइफून टोक्यो, टाइफून चाइना जापान सी। तो टाइफून की जो लोकेशन है वो कहां है, वो इस साइड में आती है अपना साउथ ईस्ट चाइना सी वाला टाइफून। तो पहला वाला तो गलत है, वेस्ट अफ्रीका में कुछ नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भाई भारत में रह रहे हैं हम, भारत में चक्रवात ही तो कहते हैं, हम नहीं कहते कि आज उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, आज वहां पे आ गया आंध्र प्रदेश में। तो इसको गलत कैसे कह सकते हो आप। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है वो किस मुंह से लगाया है भाई बताओ तो, कौन कौन सा गलत है। नहीं सॉरी, ओनली 3, मतलब ओनली 3 तो ये गलत माना है ना, ये गलत कैसे हो जाएगा। हाँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा सही है, इंडिया में आता है। हरिकेन की बात कर रहा हूं, हरिकेन वेस्ट इंडीज, कितनी बार मैंने आपको बता दिया है कि हरिकेन कहां है, वेस्ट इंडीज, अभी अमेरिका भी होता था। इस एरिया में हरिकेन्स कहां पैदा होते हैं, वेस्ट इंडीज में, कैरिबियन आइलैंड्स में, कैरिबियन द्वीप समूह के आसपास, यहां पैदा होते हैं, फिर यहां से मार करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कौन सा, तीसरा वाला, ये भी सही है, ये भी सही है। टोर्नेडोज ये जरूर गलत है, चाइना सी में नहीं आते टोर्नेडोज, आते हैं ज्यादातर, वैसे तो पूरी दुनिया में आ सकता है टोर्नेडोज, लेकिन ज्यादातर इंटरनल पार्ट्स ऑफ यूएसए।
अमेरिका के आंतरिक भागों में आता है, मिसिसिपी रिवर वैली में, तो चाइना में नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कितना होगा इसका? 1 और 4। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हरिकेन तो बहुत ही फेमस है। क्लियर? आगे बढ़े। तो कई लोगों ने आंसर सही दिया, गुड। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्र के जल के ऊपर होते हैं। ये सवाल मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया था आपको? नहीं भी बताया था, कोई बात नहीं, आप जरा कोशिश करो, फिर बताता हूं मैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ओवर वार्म ओशन करंट्स, यानी गर्म समुद्रों के ऊपर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। दिमाग लगाना है इस पे, नहीं भी पढ़ा तो आप इसको सही कर सकते हो। दूसरा है, क्षेत्र और तूफानी परिस्थितियों की गंभीरता के अनुसार इन तूफानों को टाइफून, तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अन्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। मतलब कौन कितना खतरनाक है, इसको कई बार टाइफून बोलते हैं, कई बार टोर्नेडो कहते हैं, इस हिसाब से हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? लॉजिक लगाओ, आंसर मिल जाएगा आपको। बताओ, दिमाग लगाओ। 8th का कौन सा होगा? 8वां नंबर का कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ का आंसर आया है सी वाला आंसर, वेरी गुड, सी सही है। भाई हम क्या कहते हैं, देखो अकल कैसे लगती है, आपको नहीं भी पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं। हम क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर सेंटर बन गया है, अरब सागर में कोई तूफान पैदा हो रहा है, यही तो बोलते हैं। अभी भी पढ़ा था हमने, कैरिबियन सागर में तूफान पैदा हो गया। तो वही तो वो कह रहा है कि समुद्र के आसपास जब गर्मी, अच्छा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जहां पर गर्मी ज्यादा है, समुद्र का तापमान ज्यादा है, तो हवा ज्यादा गर्म होगी, तभी तो चक्रवात के लिए एक सुटेबल कंडीशन बनेगी। तो ओशंस में बनता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हो सकता है मैंने कभी बताया भी हो साइक्लोन में ये लेटेंट हीट और ये मुद्दा बताया था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, दूसरा अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, कहीं पर टाइफून है, कहीं पर टॉर्नेडो बहुत ही खतरनाक होता है, वो स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ 1 और 2 आंसर आपको बिल्कुल सही है, गुड। अगला सवाल, चक्रवात मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों तक ही सीमित हैं। साइक्लोन्स आर मेनली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ये सवाल आना चाहिए आपको, मैंने कल परसों बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरियाज। फटाफट बताओ, आधे मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। 9th का कौन सा सवाल सही होगा? नंबर 9 का कौन सा सही होगा? साइक्लोन्स आर मेनली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों तक ही सीमित होते हैं। 9th का डी और सी आंसर आ रहा है अभी तक। इस स्टेटमेंट को या इस स्टेटमेंट को, और जिसने पहले 2-3 क्लास की हुई है मेरी, कोई नया स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता, गलत कर दिया है, वो अनर्थ हो गया है। वो खाना ना खाएं आप लोग, आज खाना खाएं भी तो बिल्कुल घटिया सा खाना खाना है, ताकि अपने आप को थोड़ा सा नुकसान किया जाए। मतलब साफ खाना खाना की तबीयत खराब ना हो, लेकिन फीका खाना खाना है, बिना मसाले का खाओ। साइक्लोन्स आर मेनली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था शायद, या कल या परसों मैंने कहा था साइक्लोन्स 2 टाइप के होते हैं। इस साइड मैंने लिखा था ट्रॉपिकल, दूसरा लिखा था टेम्परेट साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बताया था ना, टेम्परेट साइक्लोन्स। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि टेम्परेट साइक्लोन्स गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बनते हैं। कल पढ़ाया था शायद, फ्रंट के बनने से, फ्रंट वाला सवाल आया था, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास में। वो कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन खाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक होते हैं, मतलब शीतोष्ण में होते ही नहीं है। जबकि हमने कल पढ़ा था कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। याद करो, मैंने डायग्राम बनाया था इसमें। इस सवाल को आप कैसे सही कर सकते हो? गलत है वो पहला स्टेटमेंट। दूसरा, साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरिया। तो कई महानुभावों ने डी आंसर दिया है। तो डी आंसर जिसने भी दिया है ना, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पूरे 31 तक बिल्कुल ही ऐसा खाना खाओ, फीका खाना खाओ, खुद को सजा देने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। लो प्रेशर एरिया, अभी मैंने पढ़ाया था कि चक्रवात एक लो प्रेशर सेंटर होता है, थोड़ी देर पहले बोला था, कल भी बोला था। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरिया, ज्यादा हवा तेज चलती, लो प्रेशर में चलेगी। तो इसको गलत कैसे कह दे रहे हो आप लोग? इतनी गलतियां। और कई बार आप एक चीज देखना, मैच करना वैसे मत लेना इसको। वो हो रहा है, एक ग्रुप जैसा बन गया कि हम भी गलत देंगे तुम भी गलत देना वाला आंसर। दिमाग लगाओ, यूज ये तो। और दूसरी चीज, जैसे साइक्लोन वाइक्लोन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका मतलब घर में जाके आपने उस पर डिस्कस नहीं किया, पढ़ा नहीं, पता नहीं आप क्या पढ़ रहे थे घर जाके। और जो चीज, जो क्लास आप करते हो ना, उसको घर में जाके जरूर देखा करो। जैसे आप ज्योग्राफी, आपकी चीज ज्योग्राफी, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर देखा करो आप।
हर सब्जेक्ट को वेटेज दिया करो। जैसे अभी यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा तो आजकल ज्योग्राफी पढ़ो, बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट चलेगा तो दूसरा पढ़ लेना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक ही टाइप के सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। अब वो सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, वो फेवरेट नहीं होते। अगर आपको कोई सब्जेक्ट फेवरेट है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप अक्लमंद हो तो उस सब्जेक्ट को आप हमेशा ही कम पढ़ोगे, क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता होगा ना फेवरेट का मतलब। तो कई लोग कहते हैं ये मेरा फेवरेट है और मैं इसी को पढ़ता हूं। दिमाग लगाओ, कैसे वैसा हो सकता है? जो चीज आती है आपको बार बार क्यों पढ़ोगे उसे? आप कोई पीएचडी करनी हो रही है हमको? भूमध्य रेखीय गर्म आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के उत्तर में केवल 5 और 10 डिग्री के बीच पाई जाती है। ये कह रहा है कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ में ही पाई जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। दूसरा है, मलेशिया में कैमरून उच्च भूमि और केन्याई उच्च भूमि अत्यधिक गर्म जलवायु है। ये कह रहा है कि मलेशिया में, ये कौन सा कैमरून हाईलैंड्स इन मलेशिया, ये दूसरा वाला तो खैर कैमरून मलेशिया में कैसा हो जाएगा, या तो फिर ये कुछ लिखा अलग है। तो इसमें से बताओ आप क्या है, क्या कैमरून मलेशिया में है? क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होता है 5 and 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होता है, ओनली और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर? ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों ओर होगा ना। लगभग 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, दो ड्रम कल पढ़ाया था मैंने। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जा सकता है, लेकिन दोनों ओर होता है। एक ही साथ एक ही नॉर्थ में कैसे क्लाइमेट हो सकता है ये वाला? तो वो तो गलत है ही, पहला वाला ओनली कह रहा ना ये, तो गलत है। दूसरा है, दूसरा कई लोगों ने ये भी आंसर दिया, मतलब अभी अभी मैंने आपको खुद बोल दिया था। देखो इसका बी आंसर कैसे हो सकता है? हिंदी साहित्य मेरा फेवरेट है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पान सिंह तोमर फिल्म देखिए, उसमें जो स्टार्टिंग का सीन है वो कहता है क्या करते हो? वो कहता है सर मैं पत्रकार हूं। तो कहता है आसान काम है उस जमाने के हिसाब से, पान सिंह तोमर के हिसाब से। अब पत्रकारिता आसान काम नहीं है, वो तो आज की डेट में सबसे बड़ा टफ काम अगर कोई ईमानदारी से कर रहा है तो। लेकिन वो उसके हिसाब से उसने बोला कि फौज में भर्ती काहे नहीं हुए, पूछता ना वो पान सिंह तोमर का। फिल्म देखना बड़ी मस्त फिल्म इरफान की। तो वही बात मैं भी तुमसे कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य फेवरेट है। हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर भी अच्छे आते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन कितना फेवरेट है? क्या हम उसको कभी भी कहीं भी पढ़ लेते हैं इधर उधर इसलिए फेवरेट है, कि वास्तव में उसमें हम काम कर रहे हैं इसलिए फेवरेट है? दोनों में अंतर है, हाँ आप खुद से सोचो। और दूसरी बात, ये बी आंसर कैसे लगा सकते हो यार तुम? अभी अभी मैंने क्या कहा तुमसे कि कैमरून में मलेशिया कैसे हो सकता है? मैंने खुद बोला कि इसको छोड़ो, ये बेकार ऐसे लिख दिया गया, तब भी इसको सही मान दिया कई लोगों ने कि नहीं सही कह रहा है। कैमरून मलेशिया में हो सकता है कभी? अनर्थ हो जाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, जिस चीज ने डी लगाया। बी आंसर कैसे लगा सकते हो आप? हे प्रभु, बेहोश। आगे बढ़ो। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु को किस रूप में भी जाना जाता है बताओ? गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु को किस रूप में भी जाना जाता है? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज ऑल्सो रिफर्ड एज। ये सवाल आपको आना चाहिए, दिमाग लगाओ। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको पढ़ाया था ना मैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट विश्व रेखीय जलवायु की विशेषताएं मैंने बताई थी आपको। इन 4 स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें से किस किस नाम से उसको जाना जा सकता है? इस सवाल को गलत आपने कर दिया तो इसका मतलब आपने दिमाग यूज नहीं किया। ठीक है, अच्छा है। इसका आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल भाई, हॉट वेट है, पूरे साल वर्षा होती है विश्वत रेखा में, तो पूरे साल वर्षा होगी तो रेन फॉरेस्ट होगा कि नहीं होगा? अमेजन रेन फॉरेस्ट, मैंने कल कहा भी था इसको, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन कहते हैं इसको। सही आंसर है। दूसरा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ। ट्रॉपिकल मॉइस्ट उष्ण कटिबंधीय तो है ही, इक्वेटर के आसपास है। मॉइस्ट मतलब बारिश ज्यादा होती है, आर्द्र तो है ही। ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे। जितनी ज्यादा खुराक मिलेगी पेड़ पौधों को, उसकी पत्तियां उतनी ही चौड़ी होती जाएंगी। ठीक है, तो वो भी सही है। लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। विश्वत रेखा के पास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये और ये दोनों सेम तो है, पहला और सी, ए और सी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज डी, ऑल द अबव आंसर्स। ठीक है, तो ये आंसर आपने ठीक दिया है, गुड। आगे बढ़े, फिर से आ गया ये।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इन हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। भूमध्य रेखीय गर्म आर्द्र जलवायु में तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान रखना किसके बारे में पूछ रहा हूं, भूमध्य रेखीय पूछ रहा हूं, भूमध्य सागरीय नहीं। क्लाउडनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन हेल्प टू मॉडरेट द डेली टेम्परेचर। वो कह रहा है कि बादल और भारी वर्षा दैनिक तापांतर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैंने कई बार ये वर्ड आया है। दूसरा है सर्दियों की अवधि बहुत कम होती है, द विंटर पीरियड इज वेरी शॉर्ट। सर्दियों की अवधि बहुत ही कम होती है। ये है 12वां सवाल आपका। देखो पहली बात तो इक्वेटर पे बहुत ज्यादा क्लाउडनेस नहीं होती है। इक्वेटर में 2 से दोपहर के बाद हवाएं गर्म होती हैं, उसके बाद बादल बनते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, फिर से धूप आ सकती है। क्लाउडनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है, लंबे वाले बादल बनते हैं। और दूसरा, यहां पर दिन का तापमान भले ही 30-32 डिग्री हो, लेकिन रात को यहां पर ठंडा हो जाता है। ठंडा मतलब 18-20 डिग्री तक आ जाता है। तो दैनिक तापांतर जो होता है, क्या कह रहे हो, डेली टेम्परेचर। एक मिनट, बादल और भारी वर्षण दैनिक तापमान को, ठीक है, सॉरी मैं डेली टेम्परेचर उस पे चला गया था, किस पे, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैनिक तापांतर में चला गया था मैं। ये मैं गलत पढ़ गया, देखो गलत पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। मैं पढ़ने लगा था डेली टेम्परेचर रेंज, मतलब दिन का तापमान ज्यादा और रात का तापमान कम, जो वो होता ना चेंज करना, उस पे चला गया था। वो ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि पूरे दिन का जो तापमान है उसको मॉडरेट करता है। जैसे मैंने कहा ना 30-32 डिग्री तक होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो उसमें बिल्कुल सही बात है, यहां पर वर्षा होती है तो इस वजह से तापमान बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे आप सोचो, हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में तापमान क्या बहुत ज्यादा होता है या मई में ज्यादा होता है? हमारे यहाँ मई में तापमान आपको 45, 48, 50 तक दिखेगा, आपको दिखता है। लेकिन जैसे ही बारिश होने शुरू हो जाती है, आसमान में बादल होते हैं या बादल भी आ जाएंगे थोड़े बहुत और बारिश नहीं भी हो रही है, एक दिन बारिश हो जाए तो अगले 10 दिन तक तापमान 40 नहीं होता है, उससे नीचे ही आता है। इसलिए जब भी बारिश होगी, यहां पर तो रोज ही होती है लगभग बारिश, तो पहला स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट, विंटर पीरियड इज वेरी शॉर्ट, विंटर नहीं होता यहां, पूरे साल तापमान ज्यादा होता है तो विंटर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या है इसका, ए आंसर गलत, सही है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ये लगाया बहुत अच्छी बात है। देखो पढ़ने में मैं ही गलत कर गया, इसको ह्यूमन एरर कहते हैं। तो यही चीज हमको समझनी है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। मैंने जल्दीबाजी में पढ़ दिया, उसको डेली टेम्परेचर का जो रेंज होता है ऊपर नीचे ज्यादा होता है, तो ज्यादा नहीं सॉरी मॉडरेट होता है, कम होता है। तो वो वाला स्टेटमेंट अलग था, जो ये है ये अलग है, तो ये इस हिसाब से सही है। आगे बढ़ा जाए, लास्ट सवाल है शायद आज का, नहीं सेकंड लास्ट। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु के तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प चुनें। ये कह रहा है कि टेम्परेट ऑफ हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवत रेखीय, वही सवाल है। इनकरेक्ट, गलत विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? तापमान पूरे वर्ष एक समान रहता है, गर्मी और सर्दी दोनों होता है, देयर इज बोथ समर एंड विंटर, क्लाउडनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन मॉडरेट द डेली टेम्परेचर। जो स्टेटमेंट हमने पढ़े थे वही तो है सभी। रेगुलर लैंड एंड सी ब्रीजेस असिस्ट इन द मेंटेनिंग द ट्रूली इक्वेटेबल क्लाइमेट। विषुवत रेखी है वो, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हमने कई बार कहा है कि विषुवत रेखा पे साल भर वर्षा होती है और तापमान लगभग पूरे साल एक जैसा रहता है, 30-32 के आसपास रहता है। अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले मैंने बोला भी था ये। तो तापमान पूरे साल एक जैसा रहता है, ये गलत कहां से हो गया भाई? विषुवत रेखा में जब सन की सनरेज वर्टिकल होती हैं तो टेम्परेचर लगभग एक साल रहता है, एक साथ रहता है। दूसरा, चलो मान लो ये गलत कर भी दिया आपने, दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज बोथ समर एंड विंटर, विषुवत रेखा में गर्मी और सर्दी दोनों ही होती हैं कह रहे हो। और इससे पहले वाले सवाल में आपने क्या कहा है, विंटर पीरियड इज शॉर्ट, मतलब हमने कहा कि नहीं विषुवत रेखा में ठंडा होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको गलत कर दिया था। यहां पर हम कह रहे हैं कि विषुवत रेखीय जलवायु में ठंडा नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि विषुवत रेखा में ठंडा गर्म दोनों होता है। ये स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगा? दिमाग की खुजली कम करो थोड़ा सा। अभी पहले वाले स्टेटमेंट को आप सही ठहराते हो, दूसरे स्टेटमेंट को उसी को फिर गलत ठहरा देते हैं हम। तो थोड़ा सा अकल लगाया करो आप। आपकी एक अच्छी बात ये है, देखो मैं आपकी तारीफ कर देता हूं आज देखो ऐसा होता ना, पेट से सीख के कोई नहीं आता, हर किसी को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। और जो जितने ज्यादा
नॉलेजेबल बंदे होते हैं, जो जितने ज्यादा विद्वान लोग होते हैं, मैं टीचरों की बात नहीं कर रहा, टीचरों को छोड़ो कि नॉर्मल एक एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है उनको, जब आप बाहर देखते हो कि बहुत सारे लोग बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं तो वो उतना ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, तभी आपको नॉलेज आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आप पढ़ा करो, ठीक है। और कई बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके अंदर का जो बल है ना, जैसे हनुमान जी को पता नहीं था उनका बल वाली बात, तो आपको जगाने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ कठोर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप उसको सुनते हो, उसके बाद भी आप आंसर देते हो, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। इस एटीट्यूड से मैं आपका खुश हूं, ये अच्छी बात है। नहीं तो कई लोग तो क्या होते हैं, अरे ये जो बड़ा आया जो कह रहा है कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, हम चाहेंगे जैसे पढ़ेंगे, जब सवेरा होगा तभी हम जागेंगे। नहीं, जब हम जागेंगे तभी सवेरा होगा, ये वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अपना अपना तरीका है पढ़ाई लिखाई का। तो वेरी गुड, ये आपकी अच्छी बात है। देखो एक तो कह रहा है कि इसका ससुराल का कमाल है, लगता है इसका ससुराल बन चुका है लड़के का। चलो बधाई है इसको, इसको पता लग गया है कि क्या है। तो फिर कल मिलते हैं आपको, और जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, आपने नोट्स बना लिए होंगे, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सही तरीके से उसको आप पढ़ा करो। ओके।